नमस्कार। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। उनका मानना था कि गांव लेवल पर जब आप खुद अपना गांव चलाएंगे, अपने ग्राम स्वराज का मतलब क्या था? अपना शासन खुद चलाएंगे, स्वराज। तो उस सपने को कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद में लिखा गया कि भाई हमारा भी सपना रहेगा कि ग्राम स्वराज पहुंचा जाए और ग्राम सरकार चले हर गांव में, हर जिला लेवल पे, हर जनपद लेवल पे, हर नगरीय प्रशासन में। तो ये फाइनली काफ़ी शुरू तो आज़ादी के तुरंत बाद हो गए थे ग्राम पंचायतों के इलेक्शन और सरपंच चुनने उस समय भी लग गए थे लोग, लेकिन पैसा नहीं था उतना कि गांव तक और गांव के कामों के लिए पहुंचाया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कम से कम इस जनरेशन को, कि जिस स्वच्छ भारत निर्मल भारत की बात हम कर रहे हैं, ये 1950 की स्कीम है। उस समय चालू हो गया था। गांव को कम से कम एक बड़ा टॉयलेट बनाने के लिए पैसा आता था ग्राम पंचायत के पास। हर गांव में कम से कम एक टॉयलेट बने। अब उस समय पूरे देश में 3-4 लाख गांव थे, उसमें टॉयलेट बना लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि थे ही नहीं कुछ भी, शुरुआत थी। फिर धीरे धीरे ये बदला। अब हर घर में एक ये टॉयलेट की स्कीम आई, धीरे धीरे घरों की स्कीम आई। अब ये इसलिए हुआ कि 30 साल 40 साल पहले, 90 के दशक की शुरुआत में ग्राम स्वराज को सही मायने में ताकत मिली। एक नेक्स्ट कदम बहुत बड़ा आया जब महिलाओं को आरक्षण मिला 33%। तो कम से कम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स थे, तमिलनाडु, जहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया गया और इन्हें स्वराज की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ होता है, शुरू में वो पंचपति सिंड्रोम चला कुछ समय तक, लेकिन खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे महिलाएं जागृत हो गई। अभी भी पंचपति सिंड्रोम है, यानी महिला पंच है या सरपंच है और पति चला रहा है, वो है अभी भी बहुत जगह, और वो पूरी तरह से कभी खत्म होने जैसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी महिलाओं में जागृति आई और लोगों ने अपने कामकाज संभालने शुरू किए। तो पिछले कम से कम 2 या 3 चुनाव से मैं देख रहा हूँ कि शहरों में तो खैर जो मेयर बनती हैं वो तो काबिल औरतें होती हैं, गाँव में भी जो सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वगैरह बन रही हैं रिजर्वेशन की वजह से, वो भी जागरूक होते गई हैं। तो ये अच्छे कदम माने जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ करप्शन भी जड़ लेवल तक पहुंच गया। यानी जो करप्शन हम कैपिटल में, यानी भोपाल, चंडीगढ़ और जयपुर में एक्सपेक्ट करते थे, दिल्ली में वो गांवों तक पहुंचने लग गया, क्योंकि पैसा गांवों तक पहुंचने लगा। अब इसके खिलाफ भी सरकार ने काफी सारे कदम उठाए कि भाई जितनी भी मनरेगा के मजदूर होंगे उनके नाम लिखे जाए। सरपंच को क्योंकि डायरेक्ट पैसा आने लग गया कलेक्टरों के माध्यम से, तो मनरेगा का पैसा सरपंच बांटता है, वो हिसाब किताब बनाता है, तो उनके नाम लिखे जाएं। पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए एक सचिव वचिव दिया गया, लेकिन पता चला कि पंचायत सचिव जो हैं वो करप्शन की जड़ बन गए, क्योंकि उनका जुड़ाव सीधा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से हो गया। पटवारी और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर, ऐसे सचिव अपना नाता बना के बैठ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर 5 साल में कम से कम चुनाव हो रहे हैं। सबसे खराब बात क्या है कि ये करप्शन का नियमितीकरण हो गया है, गांव तक पहुंच गया है। यानी मुझे याद है कि एक गांव में मैंने एक महिला से पूछा था जो उसी समय सरपंच बनी थी, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करना है, तो बोले कि पहले तो सबको मुझे बोकरा भात खिलाना है और फिर जो भी कमाऊंगी उसमें से कुछ कुछ दूंगी। अभी मैंने जो 1-1.5 लाख रुपए खर्च किया है चुनाव जीतने में, पहले वो तो रिकवर करूं। तो ये सब बुराइयां जो कि विधायक चुनाव में या म्यूनिसिपल के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में होते थे, वो जड़ तक पहुंच गए। ये आप और हम सभी जानते हैं।
लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है गांधी की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसकी है? सब एकजुट होकर गांव चलाएंगे। तो जब तक आप अपने बीच के किसी आदमी को, सही आदमी को नहीं चुनोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आपने कहावत तो सुनी है, यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होती वैसे ही राजा होता है। तो अगर आप अपने बीच से किसी काबिल व्यक्ति को नहीं चुनकर भेजेंगे तो वो लूटमार मचाएगा ही। और अगर वो लूटमार नहीं मचा रहा है और लूटमार का उसे मौका मिल रहा है, तो वो भी आपकी गलती है। गांव में ये परिकल्पना कभी नहीं थी कि आपके बीच का आदमी, आपके मोहल्ले का पंच, सरपंच या पार्षद, वो आपकी निगाहों के सामने आप ही को लूट ले। फर्ज करिए इसका, अब मान लीजिए आपके वार्ड में या आपके गांव में इतना धन रिलीज हुआ प्लान के मुताबिक, इसकी जानकारी रखना आपको जरूरी है। उस धन में से किस काम के लिए रिलीज हुआ है, ये भी जानकारी रखना जरूरी है। और क्या होना है काम, ये प्रभाव, ये दबाव आपको अपने प्रतिनिधि के ऊपर बनाना जरूरी है। लेकिन अभी होता क्या है, जानकारी छुपाई जाती है। इसमें सक्रिय कौन होता है? पंचायत सचिव से लेके कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के जो अधिकारी हैं, वो सक्रिय रहते हैं। बात किन चीज़ों में गुम जाती है कि यहाँ पे बत्ती लगा दी, वहाँ पर थोड़ा सा कंक्रीटीकरण कर दिया, यहाँ है। तो मेरा सुझाव है कि उस वार्ड के हर आदमी के पास उस अपने पार्षद का, गांव के हर आदमी के पास अपने सरपंच का फोन नंबर होना चाहिए। अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे आ चुके हैं, 90 की दशक के बजाय, उसका फोन नंबर होना चाहिए। जैसे ही किसी भी चीज के लिए फंड रिलीज होता है, सबके फोन पे उसकी जानकारी जाए, उस वार्ड के जानकारी आपके पास रहे। अगर मैं वार्ड में रहता हूं तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या डेवलपमेंट कार्य होने वाला है और कितना पैसा आ रहा है, कितना वक्त लगेगा उसे पूरा होने में। तो अगर ये होगा तो पूरे के पूरे वार्ड मेंबर मिलकर अपने प्रतिनिधि पर दबाव रख सकते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये किया जाए। उसके बाद भी कुछ करप्शन होगा, ऐसा पूरी संभावना है, लेकिन कम से कम हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम अपने प्रतिनिधि पर दबाव रखें। एमएलए जीतकर बहुत दूर चला जाता है, एमपी उससे भी ज्यादा दूर चले जाता है, लेकिन पार्षद तो आपके मोहल्ले में ही रहता है, पंच सरपंच तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके गांव में रहते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है? हमारी अपनी समस्या है कि हम एकजुट होकर कभी भी अपने प्रतिनिधि पर दबाव नहीं डाल पाते। अरे कौन करे जी, कौन झगड़ा मोल ले बेकार में, आज हम कुछ बोलेंगे वो कल हमारे पीछे कोई चीज को लेकर लग जाएगा। तो भाई फिर जिस कीचड़ में आप सने हुए हो उसी में सने रहोगे, फिर आप कोई उम्मीद मत रखो। मौका आपको मिला है कि आप अपनी स्थिति, अपने गांव की स्थिति, अपने वार्ड की स्थिति सुधारें, इसलिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा। ग्राम स्वराज की जो जिम्मेदारी है वो दोनों तरफ से है। आप अपना प्रतिनिधि चुनिए और आप अपने प्रतिनिधि को लाइन में रखिए। तो इस बार अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, चाहे जो आपका जान पहचान का हो नहीं हो, अगर आप उसको वोट दे रहे हैं और जिता के ला रहे हैं अपने गांव, वार्ड और पंचायत से, तो उस पर नजर रखिए, काम पर नजर रखिए, उस पर दबाव बनाकर रखिए। ऐसे जगह हैं जैसे ईओडब्ल्यू से लेकर, क्योंकि एक बार जीतने के बाद ये भी सरकारी कर्मचारी में गिना जाएगा, तो करप्शन के जितने भी आरोप सरकारी कर्मचारी पर लग सकते हैं वो इन पर भी लगेंगे और इनको जवाबदेही तय हो गई है। तो आप इन पर सबूत सहित आरोप साबित कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, और इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है। अब रही बात, ये हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, समाज के तौर पर हम इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं, इसीलिए हमें नक्सलाइट की जरूरत पड़ती है। ये हमारे जो मन में है वो नक्सलाइट आके पूरा करें। नक्सलवादी क्या पूरा करते हैं आपके, वो भाई तुम्हारे यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सा रेंजर, कौन सा
पंचायत प्रतिनिधि या कौन सा बाबू गैर जिम्मेदार है या करप्ट है, उसकी जानकारी लेके उसे मार देते हैं, आप खुश हो जाते हो। यही काम गांव लेवल पे, वार्ड लेवल पे आपको खुद करना चाहिए और एक समूह के तौर पर करना चाहिए। इस बार जब भी वोट करें एक समूह के तौर पर करें, एक आदमी को चुने, बोले भाई ये हमारा आदमी, इसको हम देंगे। एक आमतौर पे एक वार्ड में 1000-2000 वोट में ही फैसला हो जाता है, एक गांव में 2-3 हजार वोट में ही फैसला हो जाता है। ये क्या 1000-1500 लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक आवाज में नहीं बोल सकते? नहीं बोलोगे तो तुम्हें वही प्रतिनिधि मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।